नमस्कार मित्रों, आदरणीय मंच, मेरे दादा पलाश जी, आप सभी गणमान्य अतिथि और हमारे युवा साथी प्रतिभागी। तो सबसे पहले जो परिचय को बीच में स्किप करके हम लोग इधर आए हैं, तो बस मैं इतना चाहता हूं कि इस हॉल में कितने लोग प्रतिभागी के रूप में हैं, एक बार हाथ उठा दें तो मेरी दृष्टि में रहेंगे। धन्यवाद। बस, और फिर हम लोग अभी आज भी हैं, कल भी हैं और विस्तार से कहानी पर बात करेंगे। सबसे पहले तो इस आयोजन के लिए पलाश जी को, विश्वविद्यालय को, मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। महेश कटारे जी ने जो कहानी के माध्यम से और कार्यशालाओं के माध्यम से जो बात कही है, मैं उनके वक्तव्य से अपने को सहमत और संबद्ध करते हुए अपनी बात कहता हूँ, जिससे कि बात कम में ज़्यादा हो जाएगी। मैं दोहराऊंगा क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे एक परंपरा होती है, उसी को लेके हम आगे चलते हैं, उसमें कोई दो राह नहीं। आज हमारे पास भाषा है, कभी तो हमसे बरत रहे। अब अपने कहीं जैसे जैसे भाषा आगे बढ़ेगी तो ऐसा नहीं है कि हम वही भाषा लेके चलते आए, या 100 साल से हम एक तरह का जीवन जी रहे नहीं जी। हर 10 साल में आपके जीवन जीने का तरीका बदल जाता है, आपका कम्युनिकेशन का तरीका बदल जाता है, तो भाषा भी बदल। तो भाषा कोई ऐसी गठरी नहीं है जो एक बार बंध गई तो बंध गई, भाषा बदलती है। तो अभी हम भाषा पे, जब कहानी के माध्यम से भाषा के उस पर आएंगे तो फिर हम बात करेंगे। अभी मैं सीधी बात कहानी की करना चाहता हूँ और कहानी की कार्यशाला की करना चाहता हूँ और सीधे प्रतिभागियों से करना चाहता हूँ। तो पहली बात तो ये कि दोस्तों, मैं आपसे ना तो एक आलोचक की तरह बात करूंगा और ना ही एक प्राध्यापक की तरह बात करूंगा, क्योंकि मैं दोनों ही नहीं हूँ। मैं विज्ञान का आदमी हूँ और वहाँ से साहित्य में आया हूँ, तो मैं हिंदी का प्राध्यापक नहीं हूँ, एक बात। दूसरी चीज, मैं खुद लेखक हूँ और आलोचकों का गहरा सताया हुआ मैं आलोचक की बात हूँ। और तीसरी बात, मैं अपनी युवा पीढ़ी से बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ, पूरा भरोसा और हमेशा नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को कुछ सिखाती है। और दादा महेश दादा बैठे हैं, जब प्रेमचंद ने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया तो उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया, और जब वो उर्दू से हिंदी में आए तो उनकी भाषा की भी बहुत तगड़ी आलोचना होती थी कि क्या भाषा भ्रष्ट कर दी प्रेमचंद ने, इसमें उर्दू भी ले आते हैं, फारसी भी ले आते हैं, अंग्रेजी भी ले आते हैं, लेकिन उन्होंने एक जन भाषा। ऐसे ही जब अवधि में तुलसी जी रामायण लाते हैं, तब तक अवधि में, मतलब भगवान की बात करना अवधि में इतने वैविध्य के साथ, तो उनकी भी आलोचना होती है। और आलोचना के लिए ही क्या करते हैं वो, कि पूरी रामायण के आगे जो स्तुति लिखते हैं वो संस्कृत में लिखते हैं। वो बता देते हैं कि मुझे आता है, लेकिन मुझे जन संवाद की भाषा को चुनना है। तो कहानी क्या है? कहानी हमारा संवाद ही तो है। अब मैं बोल के चला जाऊं और आप सुन के चला जाओ, ना मेरी बात आप तक पहुंचे ना आपकी बात मेरे तक पहुंचे, तो इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए तुलसीदास की जो रामायण है, रामचरितमानस है, उसमें वो आप स्तुति पढ़ लें तो उस समय की लिखी जा रही संस्कृत में वो एक क्लासिक है। जो विद्वान इतनी अच्छी संस्कृत जानता है वो अवधि में बोलता है। क्यों? उस समय की जरूरत है, उस समय वो तथ्य जो उस राम के चरित्र के माध्यम से वो समाज को देना चाहता है, वो जानता है कि अगर हम इस भाषा में नहीं उतरेंगे तो ये बात नहीं पहुंचेगी। वही ठीक प्रेमचंद जी कर रहे हैं। प्रेमचंद क्या कर रहे हैं? आपको कहानी लिख रहे हैं? नहीं, कहानी नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि प्रेमचंद की पीढ़ी तक कहानी की खड़ी बोली गद्य में कहानी की विधा के रूप में निर्मित ही नहीं हुई। वो भाषा भी बना रहे हैं, वो विधा के रूप में कहानी को खड़ा कर रहे हैं। गद्य की भाषा ही नहीं है हमारे पास। हमारी जितने भी महाकाव्य लिखे गए वो कविता में लिखे गए, काव्य में लिखे गए।
तो जो खड़ी बोली गद्य की भाषा बना है, जयशंकर प्रसाद भी वो काम कर रहे हैं, प्रेमचंद भी वो काम कर रहे हैं, वृंदावन लाल वर्मा भी वो काम कर रहे हैं। ये लोग दो काम कर रहे हैं। आधुनिक, उस समय की जो आधुनिक हिंदी खड़ी बोली गद्य की भाषा भी निर्मित कर रहे हैं, विधा की भी जगह बना रहे हैं कि केवल काव्य से नहीं चलेगा, महाकाव्य से नहीं चलेगा, कहानियां लिखनी पड़ेगी। गद्य में आता कोई क्यों है? क्योंकि जब वो ऐसे विषयों पे खुल के बड़े विस्तार से बात करना चाहता है जो सूक्तियों में नहीं हो सकती, जो दोहों में नहीं हो सकती, जो मुहावरों में नहीं हो सकती, उसे बड़ा फलक चाहिए, तब वो कहानी है। जब कहानी से जी नहीं भरता, जब वो बड़ा लिखना चाहता है, तब वो उपन्यास में जाता है, नॉवेल्स में जाता है। आप देखो, जो तुलसीदास की रामायण है उसी समय शेक्सपियर का समय है, समानांतर समय है। बड़ा साहित्य लिखना, आपको पूरे समाज, पूरी दुनिया की बात करनी, एक वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहे, आप एक क्लास की बात नहीं कर रहे। आपको अगर पूरा समाज लेना है तो समाज के स्तर पे उतर के, उसे समझ के, उसकी भाषा में संवाद करना पड़ेगा। ठीक है? तो एक तो ये कि भाषा की बहस बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि भाषा हर रचना के साथ बदल जाती है। हमारी रचना तय करती है कि कौन सी भाषा हम लेंगे। हम भाषा पहले तय कर ले और फिर डंडे से उसके अंदर रचना को घुसा दें, ऐसा नहीं। मैं बुंदेलखंड का आदमी हूँ, झांसी में पैदा हुआ, झांसी में पढ़ा लिखा, और शुरुआती दौर की सारी रचनाएं मेरी बुंदेलखंड के परिवेश को लेके हैं। लेकिन मैंने बुंदेली में रचनाएं नहीं लिखी, बुंदेलखंडी में नहीं लिखी, क्योंकि वो चिंतियाता का टप्पा। मैं चाहता था कि जो हमारा घर है, जो हमारी कहानी है, जो हमारा परिवेश है, जो हमारा बुंदेलखंड है, वो राष्ट्रीय स्तर पर पड़ा है। उसका परिवेश बुंदेलखंडी है, हमारे चरित्र बेधड़क बुंदेलखंडी बोलते हैं, लेकिन नरेटर की भाषा हिंदी है, खड़ी बोली कहते भाई कि मैं बुंदेलखंड की कहानी लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे आप क्षेत्रीय कह के खारिज न कर दीजिएगा, सबको पढ़नी पड़ेगी और सबने। तो आप भाषा को छोड़ कहाँ रहे? आप ले जाइए भाषा को ले जाइए अपने साथ, लेकिन नरेटर के रूप में आप ये भी बता दीजिए कि मैं भी बनारस लिखने वाले से झांसी या बुंदेलखंड या सागर में बैठ के लिखने वाला कम नहीं है, वो बराबर लिखता है, बराबर से पढ़ो आप, ठीक है ना, बराबर रखो। तो ये बात है। तो भाषा की बात अभी हम करेंगे। अब मैं कहानी का सीधा अपने युवा मित्रों से कि दोस्तों, कहानी के लिए सबसे जरूरी चीज आपको क्या लगता है? कितने लोग हैं जिनको कहानी पढ़ने में रुचि है? आप बहुत अच्छी। कितने लोग ऐसे हैं जिनको कहानी पढ़ते हुए मन में ये आया कि यार ये तो मैं भी लिख सकता था, या मुझे भी एक कहानी तो लिखनी चाहिए? कितने लोग? वाह, बहुत अच्छी बात है। बस यही है कार्यशाला का मोटिव। जब आप पढ़ते हो तो बार बार लगता है कि हाँ, मेरे पास एक कहानी है और मैं कह भी सकता हूँ। आपको लग गया कि आप पढ़ने में रुचि रखते हैं, आपको लगता है कि आपके पास एक कहानी है, आप कहना भी चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, उसी के लिए कार्यशाला हमारा आप सामने। आपके पास सब है, मेरे से कुछ नहीं लेना आपने, बस आपके पास जो है मैं उसी को खोल के, आपका ही पिटारा खोल के आपको पकड़ा के जाऊँ, हमसे कुछ नहीं लेना अपने भीतर। तो मैं समझता हूं कि जो आपने कहा, इस प्रश्न का जो जवाब दिया, वो पूरी योग्यता ये बताता है कि आपके अंदर एक कहानीकार होने की पूरी संभावना है। क्यों? अब मैं अपने से बताता हूं कि सबसे जरूरी चीज क्या है। आपकी अपनी नैसर्गिक प्रतिभा, और वो कोई ऐसा गुण नहीं है कि कोई दैवीय गुण है और किसी में होता है, किसी नहीं। कहानी के प्रति रुझान, किस्सा गोई के प्रति रुझान। आपको किससे कहना अच्छा लगता है, किससे सुनना अच्छा लगता है, किससे पढ़ना अच्छा लगता है, तो मान लीजिए कि आपके अंदर कहानीकार बनने की पूरी संभावना है। बस वो ना हो जो कटारे जी ने कहा कि अगर बिल्कुल ही ऊसर है तो फिर बात खत्म है, अगर संवेदना ही नहीं है, आपको ना किस्सा सुनने में रुचि है, ना पढ़ने में रुचि है, ना बताने में रुचि है, तो फिर भाई ठीक है, आपको वही खाता पकड़ सकते हो, लेकिन फिर कहानी बनने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो पहली चीज है कि कहानी के प्रति रुझान, यानी कि हम सबके पास एक कहानी है, हम सब एक कहानी लेके घूम रहे हैं। अपने जीवन की कहानी, अपने माँ बाप की कहानी, अपने प्रेम की कहानी,
कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसके माँ बाप और संबंध और बचपन का कोई मेमोरी उसके पास ना हो। मेरी पहली कहानी अपने पिता की मृत्यु पे गुब्बारा थी। दूसरी कहानी अपने ननिहाल में बिताए समय की दोपहर थी, जो हंस में छपी और उसके थी। तो आप कहीं हम वहाँ से इंग्लैंड अमेरिका से थोड़ी ज्ञान लेके आए थे। कालगेट में रहते थे, ननिहाल की वहाँ का लिखा। उन्होंने कहा तो अद्भुत पहली बार आया, उनके लिए पहली बार था, क्योंकि बुंदेलखंड से कोई गया नहीं हंस में। हमारे लिए तो वो बार बार का था। तो आपको अपने पास जो धन है, जो अनुभव है, उसे बहुत उस पर गर्व से लिखना है उसके ऊपर। तो सबसे बड़ी बात है कि एक कहानी हम सबके पास है। अब फिर भी हम एक समय तक कहानीकार नहीं होते, कहानियां नहीं कहते, क्योंकि कहन जो कहने का तरीका है वो आपकी बात को कहानी बनाता है और वो आपको कहानीकार बनाता है। अब वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं कहानीकार क्या होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहानी को ना लिखते हैं पर वो गजब की किस्सा बोलते हैं। आपने देखा होगा, आप एक तांगे में बैठ जाइए, 15 मिनट में तांगे वाला आपको ऐसी कहानी सुना देगा कि आपको लगेगा वाह यार क्या कहानी। और मैं अक्सर टैक्सी में, टेम्पो में, ऑटो में, रिक्शे में हमेशा बात करता हूँ उससे, और मुझे उसके अंदर अपने से बेहतर कई बार कहानीकार मिल जाता है कि बॉस ये है आदमी, इसने मैं 5 मिनट में तो आपको क्या करना है, वो लोग गजब की किस्सा को होते हैं, उन्हें बोलने, बताने, कुछ सुनाने में आनंद आता है। उनकी हर बात में किस्से की रवानी होती है। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने भीतर के उस किस्सा को पहचानिए, उसे बाहरी दुनिया से मुक्त करके कहानी कहने दीजिए। आपको कहीं नहीं जाना है, अपने भीतर का वो जो किस्सा वो है ना, जो बात बनाता है। बच्चियाँ स्कूल से घर जाके अपनी माँ को पूरी दिन की बात बताती है कि नहीं बताती, अपनी बहन को बताती हो कि नहीं बताती, मजे से बताती, वो भी सुनती, बहन भी बताती हो। वही है, अपने अंदर के किस्सा को मतलब unleash that instinct of telling that story you already have। आपके अंदर जो बैठा है कहानी का, उसको डर से मुक्त कर दो कि प्रकाशक क्या करेगा, आलोचक क्या करेगा, संपादक क्या कहेगा। अरे जब कहेगा, जब पढ़ेगा, हम तो पढ़ के फाड़ देंगे, लेकिन हमें लिखने तो दो। अब लिखो, पहला ड्राफ्ट शुरू हो गया भाई। अगर हम पहले दिन अभी हमने कागज खाली पड़ा है, कलम हाथ में, मन में आ रहा कुछ, अब हमने कहा कि हम पढ़ाएंगे तो वो सहेली क्या कहेगी, पत्रिका का संपादक, तो हम अगर इतनी चिंताओं में पड़ गए तो हम लोग तो कह नहीं पाएंगे। तो विज्ञान का आदमी, मैंने तो पूरी 10 की 10-12 कहानियां लिख ली, मेरा संग्रह छप गया। जब वो संग्रह संजीव जी ने पढ़ा तो मैं राजेंद्र यादव को पढ़ाया, और राजेंद्र यादव ने मुझसे बुला के पूछा कि भाई बहुत बढ़िया लगी मुझे, ये पहले कहाँ छपी थी, किस पत्रिका में? मैंने कहा किसी में नहीं। कमाल है, अरे किसी पत्रिका में दी होती फिर किताब आती है। मैंने कहा मैं डर के मारे मैंने किसी को दी ही। मैं तो कविताएं छपवाने गया था, उसने कहा कविताएं नहीं छापते, कहानी हो तो दो। मैंने कहा कहानी भी है, उसने छाप दी। तो आप डर रहे थे, कहानी तो बन चुकी थी, कहानी में कमी नहीं थी, आपके कॉन्फिडेंस में कमी थी कि मैं पत्रिका में भेजता ही नहीं था। तो उससे निकल जाओ पहली बात। तो पहली बात तो ये कि अपने भीतर के किस्सा को आप कहानी कहने दीजिए, और दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए कहिए, बिना ये सोचे कि दुनिया क्या सोचेगी, संपादक, प्रकाशक, लेखक क्या सोचेगा, पाठक इसमें से क्या समझेगा। इससे आपको अपने भीतर के कहानीकार को जानने का मौका मिले। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपने भीतर के कहानीकार से परिचित हो गए तो आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं बॉस, कहानी तो मेरे पास है और कहना मैं धीरे धीरे सीख लूंगा भाई, क्या दिक्कत है। इसके भीतर के 2-3 पॉइंट हैं जो प्रतिभागियों के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसलिए कहानी शुरू करने में, अगर कोई कहानी आपके पास है तो उसे शुरू करने में बिल्कुल भी देर ना करें, तुरंत शुरू करें। जब कोई थॉट आए, कोई बात लिखने लायक लगे, उसे तुरंत लिख लें। पहला नियम है कि हम सोचते हैं कल, परसों, नरसों, हम टाल देते हैं। होता है कि नहीं? हमारे पास थॉट आता है, क्या करते हैं, कल लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे। नहीं, आप उसे नोट करो, आप उसे लिख लीजिए, बिना परवाह किए कि कहानी है या नहीं है। पर कहानी, इसके विपरीत एक और बात है जो इससे जुड़ी हुई है कि कहानी को पूरी करने में जल्दी ना करें, जल्दी से जल्दी शुरू करें और आराम से करो। हम क्या करते हैं, पहले टालते रहते हैं, देर से देर में शुरू करते हैं,
कि रिटायरमेंट के बाद लिखेंगे, पूरी जिंदगी निकल जाती है और जब शुरू करते हैं सोचते हैं इस महीने पूरी कर लेंगे। ना, करना उल्टा है, जल्दी शुरू करनी है और आराम से खत्म करनी है, क्योंकि कहानी लिखना, अच्छी कहानी लिखना किसी डेडलाइन के साथ संभव नहीं हो सकता। एक ड्राफ्ट पूरी हो जाए, उसको सालों साल हो सकता रखी रहे, पर जल्दी शुरू करें और आराम से खत्म करें, ये पहले। तो दो बातें बिल्कुल क्लियर है, बहुत सरल है। अपने भीतर के किस्साकों को पहचानिए, बिना परवाह किए कि कोई क्या कहेगा लिखिए, पहला थॉट नोट कीजिए, जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए और खत्म करने में जल्दी मत कीजिए। और प्रकाशक के पास, संपादक के पास तो जाइए ही मत, रख दीजिए, फिर लौटिए थोड़े दिन बाद उस कहानी के पास। वो कहानी अपने आप कहेगी कि यहाँ यहाँ मुझ में कसर है। जब आप पाठक की तरह अपनी ही कहानी पे लौटेंगे तो वो आपको बताएगी कि क्या क्या छूट है। ठीक है, यहाँ तक सबके समझ आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक। दूसरी बात बहुत सिंपल है कि जीवन अनुभव और उस अनुभव की निजता, उसके प्रति संवेदनशीलता, उससे निकटता कहानी के लिए बहुत बड़ी चीज है। कैसे? जैसे आप रेलगाड़ी से जा रहे हैं और आपने एक खेत देखा और धूप में खेत में काम करता एक किसान देखा और आपने एक कविता लिख दी या कहानी लिख दी। कहानी वो भी सही है, लेकिन उस विषय से आपकी निजता नहीं है, आपका निजी अनुभव नहीं है किसान होने, आपकी प्रॉक्सिमिटी नहीं है, उस सब्जेक्ट की करीबी नहीं है, नजदीकी नहीं है। आपने खिड़की से देखा हुआ यथार्थ लिख दिया। 90% कहानियां इस पहले पॉइंट पे ही खारिज हो जाती हैं कि वो अपने को हाई पेडेस्टल पर लेकर रख लेता है और दूर से समाज के यथार्थ को देखता है और फिर वो लिख देता है और सोचता है बहुत अच्छी कहानी। वो समाज में गया कहाँ, उससे जुड़ा कहाँ, उसको महसूस कहाँ किया, उसका निजी अनुभव तो वो है ही नहीं। आप आर्मी को जाने बिना फौजी की कहानी नहीं लिख सकते, आप किसान के जीवन को जाने बिना किसान की कहानी नहीं लिख सकते। तो मैं कहूँगा, मतलब आलोचक की भाषा में कहूँ तो आपका अनुभव जो है वो आपकी रचनात्मकता का सीधा सीधा समानुपाती है। जितना अच्छा अनुभव होगा उतने अच्छे कहानीकार बनने की संभावनाएं आप में होंगी। जितना आपको जितना बृहद अनुभव होता है, कई लोग कैदी रहे, उन्होंने जिंदगी भर अपराध किए, जेल में रहे और जेल में रह के उन्होंने दुनिया की बेहतरीन रचना, क्योंकि उन्होंने वो दुख झेला, वो महसूस। दोस्तों की कहा पहले वो प्रेम कहानी लिखता है, बाद में उसके संग जो याद करते हैं, जो इतिहास आता है, जब वो जेल में जाता है, जब बाहर निकलता है तो कैसी कहानियाँ, कितनी गहरी मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखता है, क्योंकि उसका अनुभव बदलता है। पहले वो फेरी टेल्स लिखता है, बाद में वो मतलब कालजयी कहानियाँ लिखता है। तो अपने जीवन में जितना देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जितना जीवन को जिएंगे, ये सब काम में आने वाला है। ये सब आपका रॉ मटेरियल है। आपकी अगर कहीं अपमान भी हो गया, अगर आपने संघर्ष, बुरा समय सबसे बड़ा टीचर है एक लेखक के लिए। जिस स्ट्रगल से आप भागते हो ना बच्चे, युवाओं के लिए, अगर आप टफ टाइम देख रहे हो, आपके संग इंसल्ट हो रहा है, ह्यूमिलिएशन हो रहा है, बुली हो रहे हो, आपके पास साधन नहीं है, तो आप समझ लो कि आप लेखक बन रहे हो। ऐसा मैंने एक लेखक अच्छा नहीं देखा कि जिसने अपने समय में दुख ना काटा हो, दर्द ना देखा हो और वो दुनिया का बेहतरीन लेखक बन गया। महल में रह के कोई एक वो चुटकुला था कि एक बार फ्रांस की राजकुमारी से कहा कि आप गरीबों पे कुछ लिखिए, तो उन्होंने कहा इतनी गरीबी थी कि वो लोग केक नहीं खा पा रहे थे तो वो ब्रेड खाते थे। उनको नहीं पता था कि अकाल से लोग मर रहे हैं। तो उनकी गरीबी भी, भाई उनकी गरीबी ये थी कि एसी, अब जिसके घर में एसी नहीं है उसकी वो गरीब है, लेकिन 2 जून की रोटी नहीं है उसकी गरीबी जब आप देख लोगे तो लाइट चला जाना या इन्वर्टर ना होना या जनरेटर ना होना आपको गरीबी नहीं लगेगी। तो ये डिफरेंस है। ये कहाँ से आएगा? ये आपके जीवन के अनुभव से आएगा। तो लिखने से पहले जीना शुरू करिए, चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए, खूब पढ़िए, जीवन को अलग तरीके से देखिए। दूसरी चीज, अब आपने देख तो लिया, उसके बाद जो अगली चीज आती है वो आपकी दृष्टि, विजन, कि आपने किस दृष्टि से देखा। हम सब लोग बैठे, एक कहानी हम पढ़ेंगे, हम उसका कुछ और अर्थ निकालेंगे, बाकी लोग कुछ और अर्थ निकालेंगे। एक तरीका है कि हम इस पर बाद में बात करेंगे। आपकी दृष्टि क्या है?
एक ही घटना से गुजरते हुए हम अलग अलग प्रभाव ग्रहण करते हैं। एक अनुभव अलग अलग लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से बदलता है, और उसका कारण क्या होता है, क्यों ऐसा होता है? आपकी दृष्टि। मान लो एक हमने 10 लोगों का ग्रुप तैयार किया और हम एक गांव के दौरे पे गए, वहां से लौट के हमने सबसे कहा कि आप एक पेज की एक कहानी लिखी। सब लोगों की कहानी अलग होगी। क्यों? क्योंकि सबकी दृष्टि। जो उसी गांव का लड़का होगा और अपने ही गांव में गया होगा वो अलग लिखेगा, जो पहली बार गांव गया होगा वो अलग लिखेगा, जिसने गांव के जीवन को जाना ही नहीं वो अलग लिखेगा। तो अब यहाँ पे ये अंतर क्यों आ रहा है? ये चीज आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अब दृष्टि है, सबका अनुभव अलग है, सबने एक ही चीज देखी लेकिन अलग अलग तरीके से बयान कर रहे हैं। क्यों? आपने किस भाव से उस अनुभव को ग्रहण किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुभव सब करते हैं। हमने सबसे कहा कि जाओ 1 किलोमीटर का एक गांव में चक्कर लगा कर, कहीं पे सूखा पड़ा है हमने आपका वो दौरा कराया, कहीं बाढ़ आई है हम लोग उस दौरे पे गए, लेकिन हर आदमी ने, एक व्यक्ति कहेगा कि सरकार की कमी से हो, सरकार को मदद भेजनी चाहिए। लोग कहेंगे सरकार मदद तो कब से कर रही है, ये लोग ही गलत है जो जाके नदी के मुंह में बस गए। दृष्टि, और वो दृष्टि ही आगे भविष्य में आपको बेहतर, अच्छा, बुरा या औसत या बहुत खराब कहानीकार बनाने के लिए तय करती है। तो आपका भाव क्या है? सो जब भी कोई अनुभव करे उससे तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, आपको तुरंत उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, ठहरना है, समझना है, सोचना है, रिस्पॉन्ड करना है। ये नहीं कि सुना, रट लिया और वैसे ही का वैसा जहां तहां ज्ञान वो है ही नहीं तो हमने रट लिया है ही नहीं। लेखक नहीं बना सकता वो नॉलेज आपको नौकरी दिला सकता है, पीएचडी करा सकता है। इसी कारण जितने बड़े बड़े प्रोफेसरों ने एकाध गिनती के ही लेखक निकले, और जितने बड़े लेखक हुए उनकी जिंदगी इतनी आयाभर रही, इतनी भटकती हुई रही, इतना भुमक्कड़ी उनके जीवन में रही, क्योंकि वो अनुभव इकट्ठा करते हैं, वो अपने भाव को पकड़ रहे। तो किस भाव से देखा, यानी कि अगर किसी दृश्य या घटना को आपने अपने ईगो या एटीट्यूड के साथ देखा है तो आपका अनुभव अलग होगा। जैसे कि अगर एक आदमी एसपी है और वो किसी गांव के दौरे पे जाएगा और वर्दी में जाएगा, अपनी लाल बत्ती की गाड़ी में जाएगा, उसका अनुभव कैसा होगा? तो आप अगर अपने एटीट्यूड के साथ जा रहे हैं, ईगो के साथ जा रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी के साथ उस अनुभव में उतर रहे हैं, तो वो अनुभव कभी आपसे एक मिनट नहीं करेगा। आपके अंदर वो कौन अपनी जुबान खोलेगा? अगर कलेक्टर आ जाए, सब कहें कैसा है साहब, सब ठीक है, कोई दिक्कत ना साहब। आपको वो कलेक्टर का बत्ती उतार के जाना है, वो एसपी की बत्ती उतार के जानी है। सावधान विश्राम में कहानी नहीं मिलेगी, कहानी आपको नजदीक जाके मिलेगी। तो आपका भाव क्या होता है? अगर आपने अपने आप को डी क्लास किया है, डी क्लास इन द सेंस कि आप कहीं भी अपने आप को एक स्टेटस मानते हैं, और उस स्टेटस पे खड़े होकर अगर आप किसी पात्र के पास जा रहे हो, किसी घटना के पास जा रहे हो, तो वो पात्र आपसे अपनी कहानी नहीं कहेगा। आप वो अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे जो डी क्लास करके उनके बगल में बैठ के, उनके साथ रोटी खा के, उनकी जमीन में बैठ के आपको मिलेगा। इसीलिए राजा का अनुभव, सैनिक का अनुभव, किसान का अनुभव, भिखारी का अनुभव, एक पीड़ित का अनुभव एक नहीं होता। और इसीलिए सारा इतिहास और सारा पुराना साहित्य खारिज हो जाता है कई जगहों पे, क्योंकि वो राजा की नजर से लिखा गया है, वो राजा के घर में बैठ के लिखा गया है, वो राजा की रोटी खाते हुए लिखा गया है, तो वही तरह से लिखा है। तो सबको कहता है, तब आप कहते हो कि पाठ पढ़ाते हो ऐसा लिखना चाहिए, वैसा लिखना चाहिए, वैसा लिखना चाहिए, तुम होते कौन हो? आप नहीं सिखा सकते उसको अपना अनुभव अर्जित करने को। आप भी अपना अनुभव अर्जित करिए, तभी जो कटारे साहब ने कहा उसमें नूतनता आए, नवीनता आए, क्योंकि आपका अनुभव आपका है, मेरा नहीं। यहाँ आप नए हो जाए, तो आपको उस तरफ से अपने आप को डी क्लास करना है। एक तरह के व्यक्ति का व्यवहार आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है। हम सब समाज में कंडीशनिंग के साथ पैदा होते हैं। कंडीशनिंग शुरुआत में अच्छी लगती है, हम कंडीशनड हैं, हमें बता दिया जाता है कि आपका ये नाम है, ये आपके माँ बाप है, ये आपका पता है, ये आपकी जाति है, ये आपका धर्म है, ये आपकी भाषा है, ये आपका प्रांत है, ये आपका देश है। आपको पता नहीं है, लेखक के तौर पे इतने सारे कटघरे आपके सामने बन गए। अब आपको कहानी इससे बाहर के आदमी की लिखनी, अब आप अपनी कंडीशन में फंसे हो,
जब तक आप वो कंडीशनिंग को ब्रेक नहीं करोगे, उस कंडीशन को तोड़ोगे नहीं, अगर आप शुचिता के सिद्धांत पे किसी झुग्गी में रहने वाले आदमी की कहानी को जज करोगे, अगर आप कलेक्टर के ऑफिस में बैठ के किसान की कहानी लिखोगे, अगर आप पुलिस के नजरिए से चोर की मजबूरी समझना चाहोगे, कहानी नहीं बनेगी। कहानी के लिए आपको चोर का नजरिया समझना पड़ेगा कि जो आदमी जिंदगी भर ईमानदार रहा, एक आखिरी मोड़ पे आके वो चोर क्यों हो गया। जिस आदमी ने कभी चीटी नहीं मारी, उसने गुस्से में आके एक आदमी की हत्या क्यों कर दी। एक आदमी गलत नहीं होता, इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम गलत होता है जो उसे गलत बनाता है, जो उसे ट्रिगर करता है, जो उसको वो मौका देता है कि बॉस ऐसे नहीं ऐसे। आपको अगर अनलर्न करना है तो बहुत सारी चीजें जो हम सीख चुके हैं वो सब अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। सब किताब सच्ची है ऐसा भी नहीं है। ज्ञान और किताबों के नाम बहुत कचरा घुसाया गया हमारे दिमाग में। आपको फिल्टर लगाना है, छांटना है कि इसमें हमारे मतलब का क्या है और क्या हमारे मतलब का नहीं है, और जो मतलब का नहीं है दिल खोल के धक्का दे। जो काम का है, जो जीवन जी रहा है, जो आपको संघर्ष दे रहा है, जो आपको छोटा महसूस करा रहा है, वो आपके काम का नहीं है। जो मुझे छोटा महसूस करा रहा मेरी भाषा के नाम पे, मेरे क्षेत्र के नाम पे, मेरी जाति के नाम पे, वो बिल्कुल अच्छा नहीं। जो हमें बराबर का महसूस करा रहा है, जो हमें बेहतर महसूस करा रहा है, जो हमारे भीतर के सम्मान को जगा रहा है, जो हमारी ह्यूमैनिटी को पैदा कर रहा है, दैट इज द पॉइंट, उसको आपको कैरी करना। पात्र तभी आपके सामने अपना दिल खोलेगा, अपनी कहानी बताएगा, जब आप खुले दिल से इससे उससे मिलेंगे। उसको लगेगा कि मुझे एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, आप एक इंसान की तरह। तब वो करेगा। आप मैथिली पुष्पा की कहानियाँ पढ़िए, आप महेश कटारे साहब की कहानियाँ पढ़िए। ये क्यों खेत की कहानी लिखते हैं, गांव द्वार की कहानी लिखते हैं, पढ़ी जाती। आपको मैं बताऊं, इसी बुंदेलखंड की सूखे की एक कहानी दूधनाथ सिंह जी ने लिखी थी, दलदल कहानी संग्रह में आई थी। मैंने उन्हें पत्र लिखा कि बुंदेलखंड में बहुत गरीबी है, लेकिन जैसी आपने लिखी वैसी ही लिखी। और चैट गए, बहुत बड़े कथाकार थे, मतलब क्यों थे? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से लिखा था कि वो सर्वे करने वाले गए हैं, वो घर में एक साड़ी है, वो एक स्त्री आती है, तो वो दूसरी स्त्री जाती है, और वो कहाँ से आई थी वो आइडिया। तो मेरी उनसे बड़ी बहस हुई। जब मिले वो हमसे लखनऊ में एक बारी, तो मैंने कहा मैं वही हूँ जिसने चिट्ठी लिखी थी, मुझे पता है। मैंने कहा तो मैं कहानियाँ भी लिखता हूँ, पहले नहीं लिखता। तो कई बार क्या होता है कि आप अपनी जगह बैठ के कहीं को कुछ और दिखा देते, इसलिए मेरा हनिया लिखना जरूरी है, इसलिए मेरा खंडित प्रतिमाएं लिखना जरूरी है। खंडित प्रतिमाएं क्या है? केवल कहानी की प्रतिमाएं नहीं खंडित होती, कहानीकारों की भी आप खंडित कर सकते हैं। कोई नहीं, चैलेंज करें। आपकी सबसे बड़ी बात है कि अपनी कहानी अगर किसी बड़े कहानीकार को चैलेंज कर रही है तो चैलेंज करो, आप चुनौती दो। अगर आप नहीं सहमत हो तो चुनौती दो, सवाल पूछो। जो समाज सवाल पूछता है, चुनौती स्वीकार करता है, चुनौती फेंकता है, वो बेहतर समाज बनता है। एक्सेप्टेंस हमेशा अच्छी नहीं होती, तो ये बहुत जरूरी है। सो स्टॉप बीइंग जजमेंटल अबाउट एनीथिंग एंड अबाउट एवरीथिंग। लेट देम टेल देयर ओन स्टोरी। परिवेश को, पात्रों को आप अपनी कहानी बोलने, ड्रॉप ऑल द बायसेस, जो भी हमारे मन में पूर्वाग्रह हैं, उन सबसे निजात पा लो। सामान्यीकरण सबसे बुरी चीज है। जैसे इस हॉल में बैठ के मैं कहूँ कि स्त्रियां कमजोर होती है, इससे मूर्खतापूर्ण कुछ हो नहीं सकता। गरीब आदमी चोर होता है, आपके घर में कोई चोरी होगी, आपको सबसे पहले नौकर पे शक जाएगा। ये सामान्यीकरण है जो हजारों साल से हमारे समाज ने किया है, और हम उसी के शिकार हैं। और हमारी 90% कहानियां उसी के इर्द गिर्द लिखी जा रही है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, है कि नहीं? उस प्रोटोटाइप को तोड़ना भी कहानी का काम है। इसीलिए कहानी, प्रोग्रेसिव कहानी और कंजर्वेटिव कहानी का डिफरेंस यहीं से आता है। अब हम आते हैं भाषा। ये आपकी दृष्टि की बात हुई। अब हम चौथी बात जो करने जा रहे हैं वो है भाषा की बात। किसी की भी भाषा को अच्छी या बुरी कहना बहुत सतही बात है, चाहे वो कहानीकार की हो, चाहे वो कवि की हो, चाहे वो किसी समाज की हो, चाहे वो आदिवासी की हो, चाहे वो दलित की हो, चाहे जेनजी की हो, चाहे हमारी जनरेशन की हो। जब संस्कृत के बाद हिंदी आई होगी तो वो अच्छी नहीं लगी होगी। जो हिंदी खड़ी बोली बोल रहे थे उनके सामने कोई अवधी, भोजपुरी या बुंदेली बोलता था। आज भी बुंदेलखंडी आदमी जब दिल्ली जाता है तो वो खड़ी बोली
बोलने की कोशिश करता है, उसको लगता है ना कि मैं जज किया जाऊंगा, लेकिन उसके पास वही भाषा है और वो भाषा हमारी कितनी बड़ी धरोहर है। आज उसी भाषा को लिख के पढ़ के हम लोग आपके सामने बोलने लायक हैं। अगर हम उस भाषा को तिरोहित कर देते, कमजोर समझते तो कैसे होता। तो किसी की भी भाषा को अच्छी या बुरी कहना बहुत सतही बात है। भाषा विषय के अनुरूप स्वाभाविक जान पड़ती हो, ये महत्व। आपने कथानक क्या चुना, उसका परिवेश क्या है, उसके हिसाब से आपको भाषा का शोध करना। अगर कोई आदिवासी समाज है, कोई दलित समाज है, कहीं जंगल का की भाषा है, तो अगर आप उसकी भाषा, उसका दर्द उसकी भाषा में नहीं समझ रहे, तो उसकी भाषा आप फ्रेंच में, जर्मन में या संस्कृत में नहीं समझ सकते। आपको उसके स्तर पर उसकी भाषा को पकड़ना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं पहली बार लद्दाख गया, उसके बाद मैंने कहानी लिखी। वो कहानी केवल लद्दाख का नहीं है, वो एक शब्द के ऊपर कहानी। वहां पे एक शब्द होता है जुले। जुले, कुछ लोग जुले कहते हैं, कुछ लोग जुले कहते हैं, ठीक है। अब एक शब्द के 1000 मायने। जैसे सुबह लोग मिले, जुले जुले, राम राम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जुले कैसे हो, जुले, ठीक है। जुले मतलब तभी ना है, जुले चली गई। एक ही शब्द को वो कई तरीके से उच्चारित करके अपनी भाषा निर्मित करते हैं। क्या वो निर्धन है? अरे ज्यादा समझदार हैं, हमें इतने 1000 शब्द चाहिए पड़े, वो 1 मिनट में समझ जाते हैं। जब वो नीचे से बोलते हैं मतलब खराब है स्थिति, कोई प्रॉब्लम है, फिर वो 2 बार पूछे जुले जुले क्या हुआ, आप पागल हो जाओगे कि ये चल क्या रहा है, और वो जुले से आगे नहीं बढ़ रहे, और उनकी पूरी बात होगी। और पढ़े लिखे आप वो ना समझे, भैया वो ज्यादा समझदार है, उसको इतने 1000 शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर जैन जी मोसी से काम चला ले रही है तो क्या बुराई है? आप भाषा भी बचाओ, लेकिन वो बुरी चीज नहीं है, लेकिन वो कैसे अच्छी हो सकती है, उसका उपयोग कैसे करना है, दैट्स इट। सो भाषा जो है वो अभिव्यक्ति में सहायक है या नहीं, ये हमें देखना। अगर वो हमारी अभिव्यक्ति में हमारी भाषा बाधा बन रही है तो वो गड़बड़ है। अगर वो कृत्रिम है, बनावटी है, आडंबरों से भरी हुई है, पाठक को प्रभावित करने के लिए लिखी गई है, तो वो प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। क्योंकि हमारे बड़े आलोचक जो थे, विश्वनाथ त्रिपाठी जी योगी भी हैं, वो अपने आलोचना के समय में एक बात बहुत मार्के की कहते थे, और मैंने कहानी लिखने में गांठ बांध ली थी। वो कहते थे कभी भी कहानीकार के रूप में पाठक को प्रभावित करने की कोशिश मत करो। पाठक प्रभावित नहीं होना चाहता, वो भावित होना चाहता है। योगी का शब्द है, मतलब ट्राई टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस पीपल। अगर अभी मैं इंप्रेशन के लिए लाता तो मैं एक डिजिटल मॉनिटर मंगा लेता और इसका ऐसा प्रेजेंटेशन बन जाता, लेकिन नहीं, मुझे लगता था मैं सीधा संवाद करूँ। सीधा संवाद आप पे बैठेगा। वो ये कहते, लेखक को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप भावित कर रहे हैं पाठक को या प्रभावित कर रहे हैं। सो डोंट ट्राई टू इम्प्रेस पीपल, ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप अगर अपने एक्सप्रेशन में ऑनेस्ट हो तो इम्प्रेशन अपने आप पड़ेगा और वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, वो लंबे समय तक रहेगा। अगर हम नाटकीयता में रहेंगे तो कभी भी वो प्रभाव हम पैदा नहीं कर पाएंगे। क्या भाषा परिवेश को जीवंत बना रही है, ये ध्यान रखना है कि जो परिवेश हमने चुना है कहानी का, जो हमारे पात्र जहाँ खड़े हैं उसको वो जीवंत बना रही है। अब अगर हम मान लीजिए एक स्लम की कहानी लिख रहे हैं तो वहाँ अंग्रेजी नहीं चलेगी, लेकिन एक 5 स्टार के अंदर वो व्यापारी बात कर रहे हैं तो वहाँ बोली नहीं चलेगी। तो हमें परिवेश के हिसाब से बदल जाएगी, ना हमें उससे परहेज है ना हमें इससे परहेज है। हमारी कहानी है गंगा बहती होगी, वो बनारस के घाट पे हो रही है और जो प्रकांड पंडित है वो अपने मूल्य बता रहा है। एक लड़की है जो उसकी चुनौती दे रही है उसके मूल्यों को, वो संस्कृत में बोल रहा है, लड़की अपनी भाषा में बोल रही है और वो एग्री नहीं कर रही। संस्कृत बोलने से मतलब नहीं तुम्हारे सामने फ्रेंच बोलोगे तो मैं डर जाऊंगा। जर्मन से ही करते थे, कहते थे वो भाषा के नाम पे आपको डरा देते थे। फ्रेंच और जर्मन की डोमिनेंस क्यों थी, अंग्रेजी की डोमिनेंस क्यों थी? कोई आदमी गलत बात भी बोले, जोर से अंग्रेजी में बोल के तो मैं कहा हाँ वैसा आप ठीक कह रहे हैं। नहीं भाई साहब ठीक नहीं कह रहे, हाँ अंग्रेजी में कह रहे ये अच्छी बात है, लेकिन ठीक तो नहीं कह रहे आप, क्योंकि बात तो गलत है। तो प्रभावित करने के लिए नहीं, वो परिवेश को जीवंत करने के लिए होनी चाहिए। क्या कहानी के टोन उसके टेक्सचर से मेल खा रही है कि नहीं, ये ध्यान रखना है कि कहानी की जो टोन है उसका जो टेक्सचर है उससे मेल खा रही है कि नहीं।
इसमें आपको कई बार भाषा के अभिजात्य को, उसकी महानता को, उसके व्याकरण को, उसकी शुद्धता को, उसकी शुचिता को छोड़ना पड़ेगा। मैं अपनाने के लिए नहीं कह रहा, आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको दलदल में उतरना है तो आपको अपने महंगे जूते उतारने पड़ेंगे, आपको पजामा ऊपर करना पड़ेगा। आप सूखे टूटे टूटे दलदल में नहीं उतर सकते। और अच्छी कहानी लिखने का मतलब है भावनात्मक रूप से समाजशास्त्र में, मनोविज्ञान में गहरे दलदल में उतरना। ऊपर से लिखी गई कहानी नहीं चलेगी भाई साहब, और नहीं जब लिख भी दी तो चलेगी नहीं, ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। अब छोड़ना है, यहाँ तक आपको भाषा समझना है। तो भाषा कोई तनाव नहीं है, भाषा कहानी की परेशानी नहीं है। भाषा विकसित करनी है। कैसे करनी है? अपने समकालीनों को पढ़ना है, अपनी परंपरा के लेखकों से मिलता है, प्रेमचंद को पढ़ो, जयशंकर प्रसाद को पढ़ो, काशीनाथ सिंह को पढ़ो। आज के समय में आप उदय प्रकाश, शिवमूर्ति, संजीव, मैत्रेय पुष्पा, ममता कालिया, बहुत बड़ी गैलेक्सी है। मृदुला गर्ग, आप ये देखोगे जो मृदुला गर्ग के पास भाषा है और जो शिवमूर्ति की भाषा है बिल्कुल अलग अलग है, और दोनों लोग बेहतरीन कथाकार। संजीव की जो भाषा है, जो उदय प्रकाश की भाषा है, बिल्कुल अलग अलग है और दोनों की बेहतरीन कथाकार। उदय प्रकाश के पास जो जादुई भाषा है, संजीव के पास बिल्कुल खड़ी, सटीक, सीधी वैज्ञानिक भाषा है। लेकिन उनकी भाषा के बिना उनके वाले उपन्यास नहीं हो सकते। अगर हम उदय प्रकाश की भाषा ले लें और विषय हम रह गई दिशाएं उसी पर संजीव वाला ले लें तो लड़खड़ा जाएगी। आज कुछ हो क्या, हमें तो साफ साफ पता। तो ये कहानी चुन रही है कि कौन सी भाषा, कथाकार विकसित कर रहा है अपनी भाषा। आप वही चीज मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर में देख सकते हैं। तीनों एक साथ लिख रहे हैं, एक समय में लिख रहे हैं, नई कहानी आंदोलन में लिख रहे हैं, लेकिन राजेंद्र यादव की भाषा अलग है, कमलेश्वर की भाषा अलग है और मोहन राकेश की बिल्कुल अलग है। मोहन राकेश को भी नहीं पता कि जो भाषा लिख रहा हूँ वो कहानी की नहीं, वो नाटक की भाषा और वो नाटककार बेहतर बनते हैं। उनके भीतर वो डेवलप हो रही है। शुरुआत की कहानी लगे कि यार यार दृश्य पे ज़्यादा जोर दे रहा है, कहानी छोड़ दे रहा है बार बार, क्योंकि उसको नाटककार बनना है। आगे जाके वो एक क्षेत्र नाटककार बनना है, तो आपके अंदर से वो आ रहा है ना, आपके भीतर से वो भाषा बना रही है आपको, तो आप भाषा को वहाँ पर छोड़। अगली बहुत संक्षिप्त बात ये है जो बहुत ज़रूरी है, वो है कहानी में आपका सरोकार, आपका कंसर्न क्या है, आपकी न्यायप्रियता क्या है। आप चाबुक की कहानी लिख रहे हैं, हमने सबको एक टॉपिक दिया, आप लोग चाबुक की कहानी लिखिए। अब जिसके हाथ में चाबुक है आप उसकी दृष्टि से लिख रहे हैं या जिसकी पीठ पे पड़ रहा है उसकी दृष्टि से लिख रहे हैं, आपका चुनाव है। और यही फर्क है कि कहानी कौन सी है। न्यायप्रियता, आप किस व्यक्ति के लिए न्यायप्रियता, आप किसकी वकालत कर रहे हैं? आप राजा की वकालत कर रहे हैं या प्रजा की वकालत कर रहे हैं? तो दोस्तों, राजा का होता है इतिहास और प्रजा का होता है साहित्य। आप अगर साहित्य लिख रहे हो तो प्रजा की तरफ देखो, राजा की लिखिए तो राजा की कहानी पर कहने वाले बहुत हैं। आप मंत्री बन जाओ, 10 लोग आपकी बायोग्राफी लिख देंगे और अवॉर्डेड भी हो जाएंगे, लेकिन मैं तो उसे न कहानी मानता था, न मानता हूँ, न मानूंगा। ठीक, तो आपकी न्यायप्रियता क्या है, आपके सरोकार क्या है, आप कहाँ खड़े हुए हो, वो कहानी को डिफरेंस बनाता है। बहुत अच्छी भाषा में लिखी गई बहुत रोचक कहानी भी एक खराब कहानी मानी जाएगी अगर वो न्याय के साथ ना होकर अन्याय के साथ खड़ी हो। अगर कोई स्त्रियों के साथ, स्त्रियों के दमन की कहानी कह रहा है परंपरा के नाम पे, आज की लड़कियों की पढ़ाई के विरोध में है, उनकी नौकरी के विरोध में है, उनके निर्णयों के विरोध में है, तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छी कहानी नहीं हो सकती, हमारे समाज को नहीं बदल सकती। एक प्रगतिशील कहानी आपको न्यायप्रिय बनाती है पूरी तरह। अगर आप किसी के अधिकार, स्त्री के हो, दलित के हो, आदिवासी के हो, किसी भी मजलूम आदमी के हो, अगर आप उनको तिरोहित कर रहे हो तो वो कहानी अच्छी भाषा से बच नहीं पाएगी। आप बहुत अच्छे कहानीकार हो, वो भाषा तिरोहित। कई जगह ऐसे में अखिलेश की कहानियां पकड़ी जाती हैं स्त्री विरोधी, कई जगह काशीनाथ सिंह की पकड़ी जाती है। कि आप झोंके में ज्ञान रंजन की कहानी में कितनी चर्चा होती है घंटा बार बार, कि आप स्त्री को इस दृष्टि से देखते हो, आप अपने घर की स्त्री का इतना मजाक उड़ा कर नहीं पढ़नी आपको कहानी। आधुनिक महिलाओं ने वर्तमान को कहानियां अभी मैंने प्रेमचंद की कहानी का नाम लिया था, नहीं वो बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी, बहुत आलोचना हुई उनकी। इस दृष्टि से आप स्त्री को देख रहे हो, आपकी स्त्री को, आपकी दृष्टि को बड़ी। प्रेमचंद की सारी कहानियां अच्छी ऐसा नहीं है, 25 से 30 कहानियां अच्छी हैं, बाकी औसत है, लेकिन उनका काम बड़ा है, ओवरऑल उनका काम बड़ा है। कहाँ? जहाँ उनकी न्यायप्रियता चूक गई।
जहाँ वो पूर्व आग्रहों से ग्रसित हो गए, वो कहानी कमजोर है। इससे सीखना है, हम आलोचना थोड़ी कर रहे हैं, आलोचना नहीं करेंगे, डिसेक्शन नहीं करेंगे तो समझेंगे कैसे? अगर हमने सोचा होता कि इस मेंढक के पेट को नहीं खोलना है तो हमें पता कैसे चलता कि इसके भीतर क्या क्या है? तो विज्ञान के समान कहते हैं ना कि डिसेक्ट करो, खोलो, ओपन इट। आपको पता है साइंटिस्ट हुआ विलियम हार्वे, उसको इस बात के लिए परमिशन नहीं मिली कि वो ह्यूमन बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कर सके, तो वो क्या करता था? वो कब्रिस्तान में जाता था, बॉडी चुराता था, उसे धो धा के उसका पेट खोल के उसके अंदर अध्ययन करता था। वही आदमी जिसने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बताया आपको, नहीं तो हमें नहीं पता था। हम सोचते थे हमारी बॉडी है उसमें खून भरा हुआ है, खून चुराते तो खून निकलता है। हमारा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कैसे करता है? उसने क्या किया? उसने नियम तोड़ा। जब आप उसको अध्ययन नहीं करने दे रहे, जिंदा आदमी का काटने नहीं दे रहे, मुंडा लाया, उसने काटा, आज के सामने सिस्टम है, तो आपको समाज का डिसेक्शन करना पड़ेगा। जो हमें बता दिया ऊपर से वही हमने मान लिया, तो आप कभी असली कहानी नहीं लिख पाओगे। तो ये बात है। आखिरी बात शिल्प की। हमेशा होता है कि शिल्प, कहानी का शिल्प अच्छा है, कहानी का शिल्प बुरा है, कैसे शिल्प गढ़ें, कहाँ से वो आएगा? तो शिल्प कुछ नहीं, इसका बहुत आडंबर मत पाना। हम लोग भी जब साइंस से गए थे तो हमें लगता था प्रोफेसर लोग बताते, शिल्प का मतलब है कहानी कहने का तरीका। एक ही कहानी को सब कुछ सारी बातें आगे में पॉइंट दिए थे, अब आप लिखने बैठे तो आपको लग रहा है कि कैसे आप कहानी कैसे कहते हैं, आपका ढंग क्या है, वहाँ वह कहाँ से शुरू हो रही है। आपने देखा होगा बहुत अच्छी फिल्में होती हैं, वो क्लाइमेक्स पहले दिखा देते हैं, फिर फ्लैशबैक में जाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो पहले 10 सेकंड में हो जाती है। एक गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट हो गया, आपने देखा उसमें एक लड़की की डेथ, यहाँ से शुरू हुई। अब वो लड़की कहाँ पैदा हुई थी, क्या था, क्या सपना था, कहाँ आई थी, वो फ्लैशबैक में आके वहां तक आएगी, फिर उससे आगे बढ़ेगी। ये क्या है? कहानी तो नहीं बदली, इससे उसका शिल्प बदल गया, क्राफ्ट बदल गया। ये कहानी में आप उसे कहाँ से शुरू करते हैं, वह कहाँ से शुरू हो रही है, नरेटर उसका कौन है, कौन सुना रहा है। कई बार ये होता है जिन लोग की कहानी होती है वो है ही नहीं, दोनों अनुपस्थित हैं, उनका गुरु सुना रहा। कह रहे हमारे उस वाले 1945 के बैच में एक लड़का आया था साहब, क्या लड़का था, लड़का नहीं है, प्रिंसिपल साहब सुना रहे। कई बार हम होते हैं कि हम कहते अरे जब हम वहाँ पढ़ते थे कॉलेज में, वो प्रोफेसर थे ना, उन्होंने मेरी लाइफ होती। अब प्रोफेसर की कहानी है लेकिन कौन सुना रहा है? उनका एक स्टूडेंट सुना रहा है। तो नरेटर जरूरी नहीं है कि वो पात्र खुद हो, तो आप कौन सा नरेटर चुनते हो? नरेटर चुनने की आप सोचोगे इसमें महत्व क्या है? महत्व ये है कि नरेटर वो कैमरा सेट कर देता है, एंगल कि आप किस दृष्टि से देखते हो। अगर एक प्रोफेसर एक बच्चे को देखा तो वो बताएगा कि आप पहले तुम इसे बहुत नालायक समझता था, बाद में पता चला तो बड़ा योग्य है, लेकिन ये इतना योग्य है और एक दिन इतना बड़ा कुर्बानी करके देश का हीरो बन जाएगा, हमें पता ही नहीं था। तो वो बिल्कुल बेसिक है। जैसे 3 इडियट्स सबने देखी होगी आपने, 3 इडियट्स में कितने सारे नरेटर्स हैं, वो सारे दोस्त उस आदमी की रेंचो की कहानी कह रहे हैं जो रेंचो कहानी में है, वो तो बाद में आता है, मेमोरी में चल रही ना पूरी कहानी। तो इसको हम क्या कहें? यही कहा कि कहानी को सीधी सीधी लिखी, लेकिन हमें ऐसी सुनानी नहीं। सीधी सुना दी तो कार्यशाला क्या फायदा, थोड़ा बहुत क्राफ्ट सीखना चाहिए, तो हम उसको क्राफ्टेड करेंगे। क्राफ्टेड का मतलब कहाँ से शुरू होती है, नरेटर कौन है, वो पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में कैसे जाती है। और हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि कहानी अतीत की होती है ज़्यादातर, लेकिन वर्तमान में सुनाई जाती है, लेकिन उसमें भविष्य के बीज होते हैं। कहानी फ्यूचरिस्टिक भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आप वही यथार्थ का खूब पीटते रहो जो आपने देखा है, जो परंपरा है, जो आप जी रहे हो। प्रॉब्लम में लिख के भी लोगों ने बहुत यूटोपियन कहानियां लिखी हैं भविष्य की। वो क्या कर रहा, कहानीकार का उद्देश्य है वो भविष्य के बहाने उम्मीद दे रहा, एक होप प्रेजेंट कर रहा। ठीक है, तो आप कहानी की अतीत, वर्तमान और भविष्य में कितनी सहजता से आवाजाही कर रहा है, आप अतीत को कैसे उठा रहे हैं, वर्तमान में उसे कैसे बोल रहे हैं और भविष्य की क्या उम्मीद लोगों के सामने जगा रहे हैं, ये अपनी कहानी में आप समेट सकते हैं। यहाँ आकर आपको ये सोचना होता है कि कहन ऐसी हो जो विषय जैसा है वो बिल्कुल वैसा ही एट प्रेजेंट अधिक से अधिक प्रभाव के साथ लोगों तक पहुँच जाए और उसमें बनावटीपन भी ना आए। इस वजह से शिल्प जरूरी है। तो आप महत्वपूर्ण बातें छांट के आगे कर लेते हो, जो गैर महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें छोड़ देते हो, एडिट कर लेते हो। यहीं पर कुछ समय आता है जब आप गैर जरूरी चीज़ों को कहानी से निकालते हो, जो सबसे महत्व की चीज़ होती है उसको ऊपर और आगे रखते हो। अब अभी जैसे मैं अपनी उपन्यास जन जन मानकर लिख रहा था, उसमें भी मुझे यही संकट बार बार आ रहा था, क्योंकि वो 2 दोस्तों के 2 जन्मों की कहानी है। 2 दोस्त वर्तमान में भोपाल में पैदा हुए, उनकी वर्तमान समय है और उनको एक ऐसी टेक्निक मिल जाती है कि वो अपना पिछला जन्म देख सकते हैं।
और पिछला जन्म वो है सेकंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक हिटलर की सेना में नाजी है, हिटलर की सेना है, सैनिक है, और दूसरा है ब्रिटेन का सैनिक है और डॉक्टर है। डॉक्टर को ये नाजी पकड़ लेता है और मार देता है। इस जन्म के आदमी जब दोनों दोस्त थे, जब वो कहानी पढ़ते हैं तो उनके आज की दोस्ती टूट जाती है कि साला तुझे नहीं मारा, तूने वो मारा। अब ये शिल्प है। कहानी हम सीधे भी कह सकते थे कि हिटलर के समय की हिंसा से हमने आज के समय में कुछ नहीं सीखा। कहानी एक लाइन भी थी, लेकिन घुमाना था और बताना था कि मैं ठीक ठाक कहानीकार बन गया हूँ, तो मैंने उसको शिल्प को इस्तेमाल किया और उसको क्राफ्ट को वहाँ पे इस्तेमाल किया। और वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या लिया? पुनर्जन्म का सहारा लिया। तो दोनों दोस्त एक टेक्निक के थ्रू अपने पिछले जन्म में जाते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू। और बाद में एक साइंटिस्ट से पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थ्योरी को तोड़ भी दिया कि हमें नहीं पता कि होता है कि नहीं होता है। ये क्यों हुआ? ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, इस वजह से आपको वो मेमोरी आपकी मेमोरी ना। कहने का मतलब कहानी को कहने के लिए आपको आप पूरी कहानी, इस मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि इस स्कूल की कहानी कहनी है तो कहाँ से कहोगे? आप कहोगे प्रिंसिपल की नज़र से, अपनी नज़र से। मैं कहूँगा नहीं। घुसते ही साथ इस प्रांगण में एक पेड़ है, मैं पेड़ को नरेटर बनाता हूँ। वो पेड़ कहता है मैं तो तब से हूँ जब स्कूल की बाउंड्री भी नहीं थी। वो वहाँ से सुनता है कहानी बदल। मैं तब से हूँ जब यहाँ अंग्रेजों का राज था। मैं तो पीपल का पेड़ हूँ 300 साल से, और मैंने सब देखा। अब वो पहले सागर का इतिहास लाएगा, फिर उस व्यक्ति का इतिहास लाएगा जिसने नींव रखी, फिर उस व्यक्ति को लाएगा, उसका बचपन लाएगा, स्कूल तो आएगा इंटरवल के बाद, लेकिन वो ऐसी कहानी गढ़ेगा इस स्कूल के बारे में कि फिर आप स्कूल को भूल नहीं पाओगे। फिर आप स्कूल से जैसे मेला आंचल, जैसे प्रेमचंद गोदान में कहते हैं, आपको पूरा परिवेश बता देते हैं, आगे पीछे इतना एक्सटेंसिव लिखते हैं कि आप सब कुछ पता चलता है। आप रशियन लिटरेचर में यही चीज़ देखेंगे। जब आप मार्केस को पढ़ते हैं, 100 Years of Solitude पढ़ते हैं मार्केस का, तो आप क्या पढ़ते हैं? यही तो पढ़ते हैं कि कैसे वो आदमी पूरी दुनिया खड़ी कर देता है आपके सामने। और एक और छोटी महत्वपूर्ण बात वो है आपकी कहानी का परिवेश। इसको इसलिए संक्षिप्त कर रहा हूँ परिवेश को कि मैं पहले बात कर चुका हूँ कि जिस परिवेश की कहानी है, यथार्थ आप पकड़ोगे, लेकिन पूरा यथार्थ, पूरी रियलिटी, पूरे फैक्ट्स आपको कभी नहीं पता चल सकते। प्रेमचंद को भी नहीं पता था। प्रेमचंद की भी एक सीमा थी। प्रेमचंद को मिल के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, टेक्निकलिटीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, ब्रिटिश पुलिस के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। तो वो क्या करते? शोध करते थे, परिवेश को देखते थे और उसको प्रतीकों में कह देते थे। अपनी कल्पना से वो यथार्थ के लिंक आपको जोड़ देता। जैसे आपको 4 चीज़ें पता है और 2 चीज़ें नहीं पता है कि घर में इनके बच्चों से कैसा व्यवहार है, तो आप 4 चीज़ों से अंदाजा लगाओगे कि ये चीज़ ऐसी होगी और अपनी कल्पना, उसे छोड़ोगे नहीं, उसे अपनी कल्पना से जोड़ोगे, आप कनेक्ट करोगे। तो यथार्थ के बीच के जो मिसिंग लिंक्स हैं वो आपकी अपनी कल्पना से जोड़ना है। और आखिरी बात कि जब कहानी कोई हो तो एक तो यहाँ महसूस हो और आपके सामने, आंखों के सामने वो घटती हुई लगे। एक संपादक के रूप में मैं हंस के संपादन से जुड़ा रहा, मैं दूसरी परंपरा और समकाल से। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, कोई कहानी आती है तो मैं एक ही बात सोचता था, अब कहानी लिख चुके हैं, आप रिलैक्स हो जाए, मैं कुछ और नहीं बताया। अब जब आपने लिखी और भेजी तो संपादक कैसे पढ़ता है? बहुत सरल था मेरे लिए कि कोई एक कहानी हमें अपने अंदर प्रवेश करने देती है या नहीं। पहली बात, अगर कोई कहानी में जो दादा ने कहा कि प्रवेश नहीं करने दे रही, तो वो कहानी हमें अपने भीतर प्रवेश करने दे रही है या नहीं। पहली बात, वो कहानी मुझे साथ लेके चल रही है या नहीं। दूसरी बात, अगर प्रवेश तो दिया और थोड़ी देर बाद उसने हमारा हाथ छोड़ दिया, तो नहीं पढ़ा जा रहा। और तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहानी खत्म होने के बाद वो कहानी मेरे दिल में उतरी, मेरे साथ रह जाती है या नहीं। अच्छी कहानी की यही परिभाषा है कि आपके अंदर प्रवेश दिलाए, पठनीयता हो, अपने साथ लेके चले अंत तक और आपके दिल में रह जाए। उसके पढ़ने के बाद भी आप सो ना पाओ, थोड़ी देर उस पर सोचो, विचार करो, सवाल खड़ा करें, वो अच्छी कहानी है। ऐसी कहानी आप में से सब लिख सकते हैं। अभी हम लोग और बात करेंगे, अनौपचारिक बात करेंगे, जितने सवाल हो जोड़ते रखना, हम सबके जवाब देते जाएंगे। धन्यवाद।